हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन कराने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में खबरों में रहा जे स्लैब बेल स्टेटस ट्रैक सिस्टम जो है वो क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आया है तो आपको इसको ध्यान से देखना होगा। ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर औद्योगिक प्रदूषणों के प्रभाव का विश्लेषण करना है। वह सिस्टम जो जमीनी लेवल पर जमीनी स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देता है ये वो है। या हाई स्पीड जो हमारी ट्रेन है, ये हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन है उनको इस्तेमाल में किए जाने वाला रेलवे ट्रैक का प्रकार है। या ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोगों को व्यापकता का अध्ययन ये कराता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। ये जो काम करता है ये हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला। देखिए दोबारा बहुत बड़ा बोल रहा हूं मैं, जे स्लैब बेल स्टेटस ट्रैक सिस्टम जो काम करता है ये हाई स्पीड ट्रेनों के इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे भारत में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की आपने देखा होगा एक परियोजना चल रही है। उस परियोजना में जे स्लैब बेल स्टेटस ट्रैक सिस्टम को अपना ये जो है अपनाया जा रहा है। जो देश की इसकी पहली परियोजना, इससे पहले ऐसा ट्रैक सिस्टम कभी नहीं बनाया गया। इसमें हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन की गई यह प्रणाली पारंपरिक बैलिस्ट वाली पटरियों को प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब में बदल देती है। लाभों में हुई स्थिरता और कम रखरखाव, इसकी एक समान सतह के कारण यात्रियों को एक सहज यात्रा है। मतलब इसमें ट्रेन जो है, जो आपने कभी देखा होगा ट्रेन चलते में हिलती है या टूट फूट होती है ट्रेन में, ये इन चीजों को रोका जाता है। मान लीजिए आपका गिलास में पानी रखा है तो वो पानी बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, बिल्कुल प्लेन ट्रैक सिस्टम यहाँ पर ये अपनाया जाता है। ये इसकी विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है बरसाना बायोगैस परियोजना समाचारों में देखी गई किस राज्य में है। देखिए बरसाना जो है राधा रानी का भी निवास स्थान है, आपको पता होना चाहिए। तो ये यूपी उत्तर प्रदेश यहाँ पर इसका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है अडानी टोटल, देखिए बायोगैस के बारे में बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए इसको बना कौन रहा है। तो अडानी टोटल गैस एनर्जी बायोमास लिमिटेड, अदानी टोटल गैस लिमिटेड की सहायक कंपनी उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना, देखिए एटीजीएल मतलब अदानी टोटल गैस लिमिटेड, एटीजीएल का एक प्लांट बनाया। 3 चरणों में विकसित परियोजना की कुल क्षमता 600 टन प्रतिदिन की होगी। 42 टन संपीड़ित गैस बनेगी इसमें और 217 टन जैविक खाद का है उत्पादन होगा। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो हम यूरिया का कट्टा खरीद रहे हैं, ये यूरिया का कट्टा हमें 3000 रुपये में पड़ता है और गवर्नमेंट किसानों को ये सब्सिडी देकर कट्टा 300 रुपये में देती है। अब आप लगाओ 2700 रुपये एक कट्टे पर गवर्नमेंट नुकसान उठाती है। लेकिन ये खाद अगर हमारे देश में बनने लगे, हमारे देश में आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया का 18.67% जो जानवर हैं, जो दुग्ध वाले जानवर हैं, मतलब जो जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, जो दूध देते हैं, इनसे जो खाद दुनिया में दूसरे नंबर पर भारत आता है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जानवर है हमारे यहाँ दुधारू दूध देने वाले, लेकिन फिर भी हम यूरिया के लिए डिपेंड है दूसरे देशों पर। तो हम अपने जैविक खाद का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं खेती में, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और यदि करते भी हैं तो वो कुछ ही किसान है जो उसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण कहीं ना कहीं वो भी यूरिया लगाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए जो है प्राइवेट लोगों को यहाँ पर कमान दिया कि आप आगे आइए और ऐसे इस तरह के प्लांटों को लगाइए। हालांकि कभी कभी इनका विरोध भी चलता रहता है देश में, लेकिन कोई बात नहीं। हाल ही में कौन से 2 देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र यूरोप में आईडी जांच मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हुए हैं? ये हुए हैं रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया बुल्गारिया के बारे में बात करें, देखिए ये तो आपका क्षेत्र है रोमानिया और ये आपका क्षेत्र नीचे आप देख रहे होंगे ये क्षेत्र है बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया दोनों ही क्षेत्र जो आते हैं ये रसिया के पास, आपको यूक्रेन के थोड़ा सा नीचे की साइड में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, रोमानिया और बुल्गारिया आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। अब ये शेंगेन क्षेत्र क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपीय संघ के साथ उनके एकीकरण हो गया है, ये महत्वपूर्ण कदम है। वर्षों की बातचीत के बाद दोनों देशों के हवाई और समुद्री यात्रियों को अब आईडी जांच मुक्त से प्रवेश से मिल गया है। मतलब स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टेन, पहले इन ऐसे 23 क्षेत्रों को मिलाकर शेंगेन क्षेत्र बनता था। अब उसमें रोमानिया और बुल्गारिया भी उसमें शामिल हो गए हैं। अब यहाँ पर इनके लोगों को आईडी दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम वार्षिक रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की? देखिए ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट जो जारी करी है, ये जारी करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी
AEA ने, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने करी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या क्या काम करता है, देखिए इसने 2023 में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट दी है। 2017 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित शुद्ध शून्य ऊर्जा प्रणाली की ओर वैश्विक प्रगति को गति देना। 31 देश इसमें पहले से ही शामिल थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। भारत के किस राज्य में हाल ही में स्वेल वेव्स देखी गई हैं? देखिए स्वेल वेव जो देखी गई हैं, ये देखी गई हैं केरला में। जब बात केरला की आती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, केरला भारत के साउथ एरिया में आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा केरल का इलाका, ठीक, मतलब भारत का जो पश्चिमी तट है, वेस्ट जिसको हम कहते हैं, ये पश्चिमी तट का इलाका यहाँ पर हो जाता है। दूर से आने वाले तूफानी हवा के कारण मध्य और दक्षिणी केरल के तटीय इलाकों में लहरों ने पानी भर दिया है, इसलिए कलक्कड़ कहा जाता है। देखिए कलक्कड़ल जो है, केरल के तटीय इलाके में पानी भर जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी भरने के कारण लहरें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलुपुजा, त्रिशूर जिलों के समुद्री तटों को जलमग्न कर देता है, जिससे जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन को अलर्ट करना पड़ा। कलक्कड़ल हवा में कोई खास बदलाव किए बिना अचानक बाढ़ का कारण बन जाता है। अधिकारियों ने समुद्र तट पर जाने से मना कर दिया। हाई अलर्ट तटीय क्षेत्रों की निगरानी की है। सामूहिक ऊंचाई, अवधि, दिशा, विशेषज्ञता, लहरें स्थानीय के आधार पर गुणवत्ता से भिन्न होती हैं। एक तरह की यहाँ की स्थानीय लहरों में जो तूफानी हवाएं हैं, उनको उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेल वेव्स क्या है, तो स्वेल वेव्स एक तरह की तूफानी हवाएं हैं जो कहाँ चलती हैं, केरल में चलती हैं। अगला क्वेश्चन है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 किसने जीती है? तो देखिए ये जो जीती है, ये जीती है अपने महाराष्ट्र। किसने जीती है? महाराष्ट्र जीती है। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो ये जो आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये महाराष्ट्र का है। इसके नीचे कर्नाटका, फिर केरल आ जाता है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है। ये आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए। ये आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब है ना, ये अपना यूपी है। देखिए एक एक एरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा कहाँ पर है। करंट अफेयर के साथ साथ आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम में और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुई। महाराष्ट्र ने पुरुष और महिलाएं दोनों वर्गों में दबदबा बनाया। महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने रोमांचक फाइनल में भारतीय रेलवे को हराया, जबकि संपदा मौर्य की अगुवाई वाली महिला टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हराया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में प्रत्येक वर्ग में 37 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। 37 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। देखिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है के स्टार क्या है? देखिए के स्टार जो है, ये के स्टार है साउथ कोरिया का फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन रिएक्टर क्या होता है? जैसे न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनका आपस में टक्कर कराकर जो फ्यूजन एनर्जी प्राप्त होती है, जैसे कि सूरज में आपने देखा होगा हाइड्रोजन और है ना, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के संलयन से हमें क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसी तरह से फ्यूजन सिस्टम होता है। तो के स्टार जो है वो दक्षिण कोरिया का जो है एक फ्यूजन सिस्टम है। इसमें कृत्रिम सूर्य भी इसको हम कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सन है एक तरह का, जिसे कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी ने संचालित किया जाता है। इसने 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर प्लास्टिक को बनाए रखने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है भोजशाला परिसर। भोजशाला परिसर देखिए एक इलाका है जिसमें हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो गई थी। तो ये किस राज्य में पूछा गया है? ये है बीजेपी शासित राज्य है मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ पर सरकार चलाते हैं। तो यहाँ पर जो है भोजशाला परिसर हिंदू मुसलमानों के बीच ऐतिहासिक रूप से विवादित स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह हिंदुओं के लिए एक मंदिर और मुसलमानों के लिए एक मस्जिद। देखिए कई बार जब आपको पता होना चाहिए, भारत पर मुगलों ने जब आक्रमण किया, तो मुगलों ने जब आक्रमण करा तो उन्होंने सबसे पहले भारतीय जो आस्था थी उसको चोट पहुंचाई। तो और उसी की वजह है कि आज हिंदू मंगलवार को पूजा करना चाहते हैं और मुसलमान नमाज पढ़ना चाहते हैं शुक्रवार की। और ये लड़ाई जो है हमेशा भारत में एक जन्म देती है मुगलों की वजह से। अगला जो हम आपको कुल मिलाकर ये पता होना चाहिए, भोजशाला परिसर जो है वो मध्य प्रदेश में। हाल ही में SJVN लिमिटेड सुरंग परियोजना का प्रदर्शन सुधार के लिए किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? देखिए ये जो हस्ताक्षर हुए IIT
पटना, आईआईटी पटना के साथ यहाँ पर हस्ताक्षर हुए हैं। आईआईटी पटना को आपको पता होना चाहिए, अजातशत्रु ने जो है, अजातशत्रु का बेटा था उदयन, उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया, है ना, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वो पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जेवीएन लिमिटेड ने उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके सुरंग परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। किसने? जेवीएन लिमिटेड ने, कि वो यहाँ पर सुरंग बनाएगी और पटना के लोगों को हेल्प करेगी इनको आगे बढ़ने में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आकाशीर एयर डिफेंस सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? देखिए, आकाशीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो तैयार किया गया है, ये तैयार किया है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा। जहां तक भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात है, आपको बता दूं, भारत में बहुत ज्यादा काम करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। 4 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने वायु रक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वायु रक्षा कोर में आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का एकीकृत बीईएल द्वारा विकसित ये उन्नत प्रणाली का आत्मनिर्भरता पहल का हिस्सा 2024 में सेना के तकनीकी अवशोषण वर्ष का उद्देश्य आधुनिक तकनीक और एकीकरण को तेजी से लाना। तो भारतीय सेना ने जो है इसलिए हाथ मिलाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में खबरों में नजर आए राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो देखिए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो राजा रवि वर्मा है, राजा रवि वर्मा ये जुड़े हैं पेंटिंग एंड आर्ट से। पेंटिंग एंड आर्ट का मतलब है चित्रकारी और कला से ये यहाँ पर जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग है इंदुलेखा, इनकी पहली सच्ची प्रति 176वीं जयंती पर केरल के किलीमुनूर प्लेस में प्रदर्शित की जाएगी। 1448 में जन्मे वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है जो यूरोपीय तकनीकों को भारतीय विषयों के साथ मिलाने के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं को पश्चिमी रचना के साथ मिलकर 7000 पेंटिंग बनाई। वर्मा की उल्लेखनीय कृतियों में हंस से बात करती दमयंती, और ये इस तरह से इन्होंने काफी फेमस ये रहे हैं। तो आप देखिए, कई बार जब खबरों में कोई व्यक्ति रहता है ना, तो पेपर में जरूर आता है। क्रिटिकल मिनरल समिट कहाँ पे हुई है? देखिए, मिनरल्स जो हैं ये धातु से जुड़ा हुआ है, मिनरल शब्द जो है 2024 में इसकी मीटिंग जो हुई है ये हुई है नई दिल्ली में। और जब बात मिनरल की आ रही है तो आपको पता होना चाहिए खान मंत्रालय के अंडर में आते हैं जो भी लोहा धातु और ये जो सब मिनरल्स होते हैं, आपको पता होगा। आप अपने साझेदार शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन CEW और IISD के साथ मिलकर 29-30 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल समिट एनहेंसिंग बेनिफिशियंस एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, ये इसकी थीम थी। थीम भी पूछ रहे थे कई बार, दिल्ली में मीटिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है, मतलब थीम क्या है, ये पूछा गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, इसकी जो थीम है वो थीम है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर द मोर रेसिलेंट टुमारो, मतलब अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करना, ये इसकी थीम है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफी बड़ी हो जाएगी। उम्मीद है मैं इसके लिए एक अगला पार्ट आपको कल लेकर आऊंगा। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए तो आप पढ़ाई में बोर ना हो, इसलिए इस आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।